Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study simple past tense. आज हम आप सिंपल पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे. इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आप प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं. अब हम पास्ट के पहले प्रकार का अध्ययन करने चल रहे हैं. ध्यान देने की बात है कि ये जो चारों उपभेद होते हैं अर्थात इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें काफ़ी हद तक तीनों टेंस में समानता पाई जाती है. बस एक्टिविटी के प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होने की बात होती है. तो चलिए हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्यों में पहचान किस प्रकार से होता है. स्टूडेंट्स, इसमें आप पाएंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी अथवा या, ए, ई अथवा था, थे, थी आता है. आप यहाँ एग्जाम्पल से देख लें. वह स्कूल जाता था, यहाँ पर वो हिंदी वाक्य के अंत में ता था आया. लेकिन अगला सेंटेंस आप देखें कि वह स्कूल गया, यहाँ पर हिंदी वाक्य के अंत में या आया. आप देखें वह स्कूल जाया करता था, यहाँ भी अंत में ता था आया. और आप अगला देख लें कि अशोक एक राजा था, यहाँ पर वाक्य के अंत में था आया हुआ है. तो ध्यान देने की बात यह भी है कि अगर आप फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस में यहाँ देखें तो जो लास्ट सेंटेंस अशोक एक राजा था, यहाँ पर था की अंग्रेजी लिखी गई है, जबकि पहले सेंटेंस में था की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है. आप देख रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जाता अर्थात जाना की अंग्रेजी लिखी गई है. तो ध्यान देने की बात है कि इस टेंस में जब था, थे, थी के पूर्व कोई वर्ब आवे अर्थात क्रिया आवे तो उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है, था, थे, थी की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है. ठीक उसी प्रकार जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि वहाँ भी हम है हूँ की अंग्रेजी तभी लिखते हैं जब है हूँ के पूर्व वर्ब न हो, कोई नाउन या एडजेक्टिव हो. तो स्टूडेंट्स, ये रही बात पहचान की. इसमें आप देखें कि किस प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं. ही वेंट टू स्कूल और दूसरे का भी है ही वेंट टू स्कूल. अंतर इसमें आप अगर देखेंगे सूक्ष्म रूप में तो वह स्कूल जाता था, इसमें कार्य की जो है फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ती है कि जैसे होता है कि बार बार वह स्कूल जाता था. या ये भी आप पा सकते हैं कि उस समय जब मैंने उसको देखा तो क्या करता था, स्कूल जाता था. ठीक, तो अर्थात जब मैं उससे मिला तो उस समय वह स्कूल जाता था अर्थात ये इसके एक हैबिट में थी. अब वह स्कूल गया, एक कोई पार्टिकुलर ओकेजन, कोई विशिष्ट स्थिति या अवसर की बात बता रहा है कि उस समय वो स्कूल गया. तो इन दोनों प्रकार के टेंसेस या दोनों प्रकार के भाव देने वाले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं. लेकिन कहीं कहीं एकदम स्पष्ट होता है, जैसे आप तीसरे सेंटेंस को देखें इसमें स्पष्ट है वह स्कूल जाया करता था अर्थात उसके आदत में थी. यहाँ स्पष्ट रूप से आपने यूज्ड का प्रयोग किया है, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल. स्टूडेंट्स, इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इंग्लिश में, चलिए हम उसको देखते हैं. अनुवाद के जो रूल्स हैं तो इसमें आप पा रहे हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन वर्ब क्रिया लिखी जाती है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट या जो कुछ हो.
ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स कि यह टेंस इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें पास्ट फॉर्म की क्रिया लगती है, अर्थात क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। इसमें देख रहे हैं ड्रैंक लगा हुआ है, ही ड्रैंक मिल्क। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है स्टूडेंट्स ही, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म ड्रैंक लिखा गया है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट है। तो इस टेंस में अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके जो निगेटिव सेंटेंस बनते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया डिड लिखते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, डिड सहायक क्रिया डू का सेकंड फॉर्म है। अब जब सेकंड फॉर्म सहायक क्रिया लग गया, हाँ, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, फिर वर्ब बेस फॉर्म में लगेगा मूल रूप में। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया सेकंड फॉर्म में लग चुकी है। तो जब आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग एक बार कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, ये मूल रूप में हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आपने लिखा, ड्रिंक वर्ब हो गया जो कि मूल रूप में है, बेस फॉर्म में है, एंड देन ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क। तो फिर स्टूडेंट्स, हाँ, ध्यान देने की बात है कि निगेटिव इंट्रागेटिव बनाने के रूल वही हैं सभी टेंसेज में, कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने के भी रूल्स वही हैं। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर वर्बल क्वेश्चन है तो वर्बल क्वेश्चन स्टूडेंट मतलब समझ रहे हैं ना कि ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हाँ या नहीं में मिलता है तो उनकी शुरुआत सहायक क्रिया डिड से हो गई। देखिए, फिर सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद वर्ब है बेस फॉर्म में क्योंकि आप डिड सेकंड फॉर्म में लगाए ही हैं, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखें, डिड ही ड्रिंक मिल्क, डिड सहायक क्रिया सबसे पहले हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक मूल रूप में वर्ब हो गया, मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, जो इसमें दूसरा सेंटेंस बना है वह इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बना है, अर्थात प्रोनॉमिकल क्वेश्चन बना है, अर्थात WH टाइप क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें कि वह दूध क्यों पिया, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले अब यहाँ लिख दिया जाएगा। WH जो वर्ड होते हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी जाएगी। तो वाई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा और सब्जेक्ट लिखा, वर्ब मेन फॉर्म में लिखा, फिर ऑब्जेक्ट हो गया कि वाई डिड ही ड्रिंक मिल्क। अगर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो वाई डिड ही नॉट ड्रिंक मिल्क, आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है। अगर इसी नॉट को आप कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डिडेंट कह सकते हैं, वाई डिडेंट ही ड्रिंक मिल्क, वाई डिडेंट, अर्थात नॉट को हेल्पिंग वर्ब में आप जोड़ के जब बोलेंगे तो एक साथ हो जाएगा, वाई डिडेंट ही ड्रिंक मिल्क। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस टेंस में अनुवाद करने के नियम हैं। अब हम आप पहुँचते हैं इस टेंस के कुछ यूजेज पर कि इसे कुछ यूजेज अर्थात अगर ये इंग्लिश में हो सेंटेंसेज, अंग्रेजी में हो, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात कह रहे हैं कि एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। इस टेंस का जो प्रयोग होता है वह ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बीते समय में कंप्लीट किया गया हो। अब कह रहे हैं ही केम स्टेरडे, वह कल आया। यहाँ पर स्टेरडे पास्ट टाइम का एडवर्बियल है। पास्ट टाइम का एडवर्बियल मतलब यह शो कर रहा है कि जो एक्टिविटी हुई वह बीते समय में हुई। ही केम स्टेरडे। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लें, व्हेन डिड यू रीच देयर, आप वहाँ कब पहुँचे। है तो ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ समय की बात पूछ रहे हैं जो कि बीते समय में घटित हुई। राम बॉट अ पेन, तीसरे एग्जाम्पल को देख लें, राम ने कलम खरीदा। इसमें भी
ये हुआ कि कलम खरीदने का जो उसका कार्य है वो बीते समय में हुआ। ये अंडरस्टूड है कि कब खरीदा, बीते समय में कब खरीदा, लेकिन वो बीते समय में कार्य हुआ है। इसमें पास्ट टाइम एडवर्बियल नहीं दिया है, बट इसके जो सेंस से क्लियर है कि ये एक्टिविटी पास्ट में हुई। आप अगले प्रकार में देख लें स्टूडेंट्स, फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट शो करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। पहला सेंटेंस देख लें, ही नेवर स्मोक्ड इन लाइफ। वो जीवन में कभी भी धूम्रपान नहीं किया, अर्थात उसके बीते जीवन की बात हो रही है। सी यूज्ड टू हेल्प द पुअर। वो गरीबों की मदद किया करती थी, बीती आदत है उसकी। फिर स्टूडेंट्स का जो तीसरे प्रकार का प्रयोग है उसमें पहुंच जाइए। फॉर द लेटर एक्टिविटी इन द पास्ट। अगर बीते समय में दो एक्टिविटी हो रही हो, दो कार्य हो रहा हो, तो जो कार्य बाद में होता है उसमें हम उसको सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ दो एक्टिविटी हो रही है, एक तो पेशेंट का मरना, दूसरा डॉक्टर का आना। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो एक्टिविटी बाद में हुई उसी को सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी का मरने का कार्य पहले हुआ था और डॉक्टर बाद में आया, इसलिए डॉक्टर के आप देख रहे हैं ये बाद में रखा गया। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो चौथा प्रकार है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। फॉर टू एक्शन इन ए सीक्वेंस, इस प्रकार पर पहुँचे। फॉर टू एक्शन इन ए सीक्वेंस कि जब क्रम में एक के बाद तुरंत दूसरा लगा हो, ऐसे जब दो कार्य हो रहे हों एक के बाद दूसरा लगा हो, जैसे कि अब एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी का जो है रिजल्ट है या दूसरी एक्टिविटी पहले एक्टिविटी का रिजल्ट है। जैसे व्हेन द बेल रैंग द टीचर एंड टीचिंग। अब यहाँ देखें एक एक्टिविटी की तुरंत बाद दूसरी एक्टिविटी लगी हुई है। यहाँ पर आप समझें कि लगभग ये माना जा रहा है कि वो दोनों कार्य एक साथ ही हो रहे हैं। इधर घंटी बजी उधर समाप्त हुआ टीचिंग, तो एक के बाद दूसरा लगा हुआ है, इसमें समय का अंतराल नहीं पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप ये ना देखिएगा कि एक एक्टिविटी पहले हुई एक बाद में हुई, बल्कि ऐसे भाव देने वाले सेंटेंसेस में दोनों एक्टिविटीज़ को पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट में रखेंगे। व्हेन द बेल रैंग, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द टीचर एंड टीचिंग, यहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप दूसरे सेंटेंस को देख लें। व्हेन आई इंटर्ड द हाउस, इंटर्ड द हाउस आई सॉ स्नेक, मैं स्नेक देखा। तो यहाँ भी दोनों एक्टिविटी सीक्वेंस में है, एक क्रम में है, एक के बाद तुरंत लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी दोनों एक्टिविटीज़ में एक ही टेंस का प्रयोग हुआ, सिंपल पास्ट टेंस का। स्टूडेंट्स अगले प्रकार के इसके यूज में जब हम पहुँचते हैं तो वह यह है कि फॉर अनफुलफिल्ड विश एंड कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान के अपूर्ण इच्छा या स्थिति या कंडीशन या शर्त को व्यक्त करने के लिए। ज़रा देखें तो आई विश आई वर बर्ड, काश मैं पक्षी होता। तो प्रेजेंट में ऐसी डिजायर कर रहे हैं कि काश मैं पक्षी होता। अब किस चीज़ की डिजायर कर रहे हैं? जो अनफुलफिल्ड है, यानी कि अपूर्ण है, ऐसा है नहीं, ये रियलाइज नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आई विश आई वर बर्ड, काश में पक्षी होता। यहाँ यह भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे भाव देने वाले सेंटेंसेज में कर्ता कोई भी हो, सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है या इसको मेन वर्ब भी यहाँ स्थिति में कर सकते हैं, वह वर ही रहेगा। अभी यू लगाएं, ही लगाएं, ही के साथ अभी देखिए कहा जाए कि काश वह मेरा भाई होता।
आई विश ही व माई ब्रदर, तो ही के साथ भी वर लग गया। फिर अगला सेंटेंस देख लें, ही टॉक्स एज इफ ही व प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे बतियाता है मानो कि वह प्रधानमंत्री हो। तो प्रेजेंट में किस भाव को व्यक्त किया जा रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इन प्रकार के अर्थात अनफुलफिल्ड विश एंड कंडीशन ऑफ प्रेजेंट को व्यक्त करते हो उनको भी सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए आप रखा गया इन दोनों को। वेल स्टूडेंट्स, हियर देयर आर सम सेंटेंसेज, हिंदी सेंटेंसेज। यू आर टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज को आपको अनुवाद करना है इन इंग्लिश। आप देखें, आपको स्क्रीन पर सेंटेंस नंबर 1 से 10 तक दिखाई पड़ रहा है। So you will translate these sentences into English. After that, here there are the sentences from 11 to 20. आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। Try your best to translate these sentences into English. Students, I think now you have understood the simple past tense. If you have any question और सजेशन, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एक कमी थी। किसी व्यूअर ने उसको देखा और उस कमी को उन्होंने दर्शाया, तो मैंने फिर वीडियो को डिलीट करके नई वीडियो पुनः बना करके आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप किसी प्रकार की कहीं कोई कमी पाते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। योर सजेशंस विल हाईली बी वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।